नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल के इस वीडियो सेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो में रीट साइकोलॉजी की यूनिट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट अपनी हो चुकी है और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। लगभग 25 प्रश्न हैं, 24 प्रश्न हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सारी यूनिट से क्वेश्चंस को कंप्लीट किए गए हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से भी प्रश्न हैं, बुद्धि से भी प्रश्न हैं और व्यक्तित्व के टॉपिक से भी प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो को जरूर देखिए। इसके बाद अपन यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहली और दूसरी कंप्लीट पहले ही हो चुकी है। साथियों, पहला जो प्रश्न है वो है शरीर के रंग, रुचि, उपलब्धि, आकार आदि की विभिन्नता जो है व्यक्तिगत विभिन्नता है, यह परिभाषा किसकी है? टॉयलर, स्किनर, जेम्स, ड्रेवर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता की जो डेफिनेशन दी गई है ये दी गई है टॉयलर के द्वारा, यानी कि यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले हैं स्किनर, फ्रांसीसी गाल्टन, टॉयलर या जेम्स ड्रेवर। तो यहाँ पे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सर्वप्रथम जो अध्ययन करने वाले हैं वो हैं आपके फ्रांसीसी गाल्टन। तो ये ध्यान में रखना आपको, यहाँ पे स्किनर, टॉयलर और जेम्स ड्रेवर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फ्रांसीसी गाल्टन। सबसे पहले अध्ययन इन्होंने ही जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का किया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है नैतिकता के आधार पर अंतर शामिल होता है शारीरिक विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, चरित्र में विभिन्नताएं और संवेगात्मक विभिन्नताएं। यानी कि अगर अंतर जो है दो व्यक्तियों में नैतिकता के आधार पर अंतर है तो वो किस प्रकार का अंतर बोला जाएगा? वो शारीरिक अंतर बोला जाएगा, उनमें व्यक्तित्व में बोला जाएगा, चरित्र में बोला जाएगा या संवेग में बोला जाएगा? तो साथियों, नैतिकता का जो अंतर होता है दो व्यक्तियों में वो चरित्र के आधार पे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरे प्रश्न का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है निम्न में से किसका प्रभाव व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर नहीं पड़ता है? भाषा, वातावरण, लिंग प्रभाव या आयु का प्रभाव। देखिए साथियों, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, दो व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यही अपन पढ़ते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं में। अब साथियों, ये जो अलग अलग व्यक्ति हैं ये किस आधार पे जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं जो दो व्यक्तियों को अलग अलग करते हैं वो कौन कौन से कारक होते हैं, वही अपने को बताना है कि कौन सा कारक जो है दो व्यक्तियों को बांटता नहीं है। तो वो कारक कौन सा है यहाँ पे 4 ऑप्शन में से? तो वो कारक साथियों भाषा। भाषा जो वो दो व्यक्तियों को कभी नहीं बांटती। तो यहाँ पे भाषा का प्रभाव व्यक्तिगत विभिन्नता पे नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे अगर देखें सीधा सीधा तो साफ नज़र आता है कि भाषाओं के आधार पे अंतर तो होता ही है, लेकिन वो भाषा के आधार पे होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है वो नहीं होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता जो भाषाओं का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आप करेक्ट आंसर समझिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के किस विधि में बच्चों को समय सारणी में नहीं बांधा जाता है? यानी कि ऐसा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जो ढेर सारी अपन ने प्रविधियाँ पढ़ी थी उनमें से ऐसी कौन सी प्रविधि है जिसमें बच्चे को समय सारणी यानी टाइम टेबल के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि वो अपने अनुसार अपने अनुरूप खुद पढ़ सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है प्रोजेक्ट विधि, दूसरा डाल्टन विधि, तीसरी विनेटिका प्रणाली और चौथा है डेक्रोली विधि। तो प्यारे साथियों, जो आपकी डाल्टन विधि है वो एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चों को किसी प्रकार के टाइम टेबल में नहीं बांधा जाता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट इसका रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है विद्यालय के विद्यालय बगीचे के समान है जिसमें शिक्षक का स्थान मालिका तथा बालक पौधे के समान है। यह कथन किसका है? फ्राबेल, स्किनर, डाल्टन या ओविड डेक्रोली। तो साथियों, ये जो कथन है ये आपका बोला गया है फ्राबेल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कर्मेंद्रियों की शिक्षा व ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा किस विधि में दी जाती है? खेल विधि में, भूमिका निर्वाह विधि में, प्रोजेक्ट विधि में या मॉन्टेंसरी विधि में? साथियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की जो शिक्षा है वो आपकी दी जाती है मॉन्टेसरी विधि में। तो मॉन्टेंसरी विधि यहाँ पे सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका प्रश्न है
पले वे किसकी पुस्तक है? ये एक पुस्तक का नाम है पले वे। आर्मस्ट्रॉन्ग की है, हेनरी कोल्डवेल कुक की है, जे.एल. मोरेनो की है या डेजी मॉर्गन की है? तो साथियों, खेल विधि के प्रतिपादक कौन हैं? खेल विधि के प्रतिपादक हैं आपके हेनरी कोल्डवेल कुक। और खेल विधि का डिस्कशन, खेल विधि के बारे में किस पुस्तक में बताया गया है? पले वे में बताया है। तो पले वे जो है वो हेनरी कोल्डवेल की पुस्तक मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है, यह परिभाषा किसकी है? कोलसेनिक की है, वुडवर्थ की है, रायबर्न की है या चार रोस की है? साथियों, बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग जो है यह परिभाषा किसने दी है? कोलसेनिक ने दी है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मूर्त बुद्धि के अन्य नाम क्या हैं? जो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए थे बुद्धि के, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और आपकी सामाजिक बुद्धि। ठीक है, तो उनमें से प्रश्न कहाँ से आया? मूर्त बुद्धि से। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं मूर्त बुद्धि से कि मूर्त बुद्धि के अन्य नाम क्या हैं? व्यवहारिक बुद्धि है, गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या उपयुक्त सभी? तो ये सारे के सारे जो हैं वो किसके नाम हैं आपके? ये सारे के सारे साथियों जो नाम हैं वो आपके बिल्कुल सही है, मूर्त बुद्धि के ही नाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्न में से परमाणुवादी सिद्धांत कौन सा है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत और समूह तत्व सिद्धांत। तो साथियों, जो परमाणुवादी सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? बहुतत्व सिद्धांत। और ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना। ट्रिक भी इसकी मैंने बताई थी आपको कि अपने इधर जो है बाल जो है वो सफ़ेद जल्दी हो जाते हैं बच्चों के शादी से पहले ही। तो जब वो शादी करता है तो डाई करता है अपने बालों को, और क्या लेकर के आता है? बहू लेकर के आता है। तो थॉर्नडाइक इस प्रकार से अपन याद इसको रख सकते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, आनुवांशिक कार्य किस प्रकार की बुद्धि में आते हैं? तरल बुद्धि में, ठोस बुद्धि में, उपयुक्त दोनों में या दोनों में से कोई नहीं? साथियों, केटल के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था बुद्धि में, तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत में जो है 2 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, जिसमें से ठोस बुद्धि जो है वो किससे संबंधित थी? एस कारक से संबंधित थी। एस कारक यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर से, यानी कि एक प्रकार से अर्जित फैक्टर से, अर्जित कारक से संबंधित थी। जबकि आनुवांशिक कारक से संबंधित कौन सी बुद्धि थी आपकी? जी कारक था, यानी कि एस बुद्धि, सॉरी जी कारक यानी कि जनरल फैक्टर जो है वो बताया गया है आपका तरल बुद्धि से संबंधित। यानी आनुवांशिक कार्य किस प्रकार की बुद्धि में आते हैं? तो तरल बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपको लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न, 1916 में किस विश्वविद्यालय में बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया गया था? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में? दोस्तों, 1916 में जो है वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया गया और उसका नाम बदल करके जो है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण रखा गया, या फिर ट्रमन बुद्धि परीक्षण के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो 1916 में नाम बदल के क्या रखा गया? स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण या आपका ट्रमन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, 50 से लेके 69 बुद्धिलब्धि IQ जिसका 50 से लेकर 69 तक है वो बालक किस श्रेणी में आते हैं? जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, मूर्ख, हीन या हीन बुद्धि बालक? किस में आएंगे साथियों? बहुत आसान सा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है कि जिनकी बुद्धिलब्धि 50 से लेकर के 69 तक हो वो किस श्रेणी में आते हैं? तो वो साथियों आते हैं आपके मूर्ख, यानी मोरौन उनको बोला जाता है। मूर्ख व्यक्तियों की श्रेणी में वो आते हैं। नेक्स्ट आपका मिश्रित बुद्धि परीक्षण के लिए सत्य कथन है। यह 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। इसमें 14 शाब्दिक परीक्षण होते हैं। इसके प्रतिपादक डेविड वेक्सलर हैं या इसके प्रतिपादक SD पोर्टियस हैं। तो अपने को बताना मिश्रित बुद्धि परीक्षण के लिए सत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये जो परीक्षण है ये छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है। मिश्रित बुद्धि परीक्षण लगभग 14, 15 या 16 वर्ष के व्यक्तियों के बाद के लिए ये परीक्षण है। और इसमें 14 शाब्दिक परीक्षण नहीं बल्कि 7 शाब्दिक परीक्षण और 7 अशाब्दिक परीक्षण होते हैं, तो ये भी गलत है। फिर है इसमें इसके प्रतिपादक SD पोर्टियस हैं, तो SD पोर्टियस नहीं है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है डेविड वेक्सलर। इसके प्रतिपादक कौन है? डेविड वेक्सलर हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है,
संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डेनियल गोलमैन ने किया, जॉन मेयर व पीटर सेलोवी ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, इनमें से कोई नहीं। साथियों देखिए, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो जॉन मेयर व पीटर सेलोवी ने किया। तो यहाँ पे ये यूएसए के थे, ये भी ध्यान में रख लेना थोड़ा सा, कहाँ के थे? यूएसए के थे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक के लेखक कौन हैं? एक पुस्तक का नाम दिया हुआ है संवेगात्मक बुद्धि, यानी आपका जो ईक्यू है वो बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू से महत्वपूर्ण क्यों, ये पुस्तक का नाम है। और ये पुस्तक लिखी किसने है? डेनियल गोलमैन ने, पीटर सेलोवी ने, या आपके थॉर्नडाइक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अपन ने जब संवेगात्मक बुद्धि जब मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था तब बताया था कि डेनियल गोलमैन ने जो है वो डेनियल गोलमैन को वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि का जनक माना जाता है, प्रतिपादक माना जाता है। तो डेनियल गोलमैन की ही ये पुस्तक मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पे अपन टिक करेंगे। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व कितने हैं? 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं या 2 हैं? साथियों बहुत अच्छे से पढ़ाई थी संवेगात्मक बुद्धि, और सभी को मेरे हिसाब से सारे के सारे तत्व भी याद होंगे, जो आत्मसम्मान वगैरह था, ठीक है, आत्म अभिप्रेरणा थी, ठीक है, सामाजिक कार्य थे एक प्रकार से। तो ये सारे के सारे तत्व मैंने आपको बताए थे, और टोटल 5 तत्व इस प्रकार से बताए थे। ठीक है, तो टोटल कितने तत्व हैं संवेगात्मक बुद्धि के, जो कि डेनियल गोलमैन के द्वारा ही दिए गए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, कफ, रज, पीला पीत या रक्त? तो साथियों रक्त भी हिप्पोक्रेटस के अनुसार प्रकार है व्यक्तित्व का, पीला पीत भी है, पीला पीत आएगा, ये पीला पीला नहीं है, पीला पीत, ठीक है, ये भी है, कफ भी है, लेकिन रज जो है वो रजोगुणी, तमोगुणी, ठीक है, ये सारे के सारे भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हिप्पोक्रेटस के अनुसार नहीं है, तो वही ऑप्शन आपका सही आंसर भी हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध देवत्व से है? यानी देवता की भावना एक प्रकार से बच्चे में, देवत्व का संबंध किससे, यानी कि देवताओं जैसी सोच। इदम, अहम, पराह या उपयुक्त सभी? तो साथियों इदम यानी ईड में ऐसा नहीं होता, अहम यानी ईगो में ऐसा नहीं होगा। इस किस में होता है देवत्व का संबंध या भाव? वो होता है पराह में, यानी सुपर ईगो में। सुपर जो ईगो है उसमें आपका देवत्व का भावना जो है वो उसमें होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार बच्चा मल मूत्र संबंधी क्रियाओं का आनंद किस अवस्था में लेने लगता है? देखिए साथियों, मनोलैंगिक सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड ने 5 अवस्थाएं जो है वो बच्चे की बताई थी। ठीक है, जिसमें मुख्य अवस्था सबसे पहली अवस्था, उसके बाद गुदीय अवस्था बताई, ठीक है, लिंग प्रधान अवस्था ये बताई थी, इसके बाद में आपकी एक सुप्ता अवस्था बताई थी, और 5वीं बताई जननेंद्रिय अवस्था। तो यहाँ पे जो गुदा अवस्था है उसमें बच्चा क्या करता है, मलमूत्र, यानी कि जो मलमूत्र बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है ये 2 से लेके 3 वर्ष की होती है। जो गुदा अवस्था होती है वो 2 से लेके 3 वर्ष तक चलती है। अब इस वर्ष में होता है क्या है, इस समय में बच्चा जो है मलमूत्र जैसे ही कर देगा, ठीक है, अंदर ही, तो उसका आनंद लेता है, वो हंसने लगता है। अपन देखते हैं बच्चा जब पेशाब वगैरह कर देता है, पोटी वगैरह कर देता है, तो वो बैठा बैठा हंसने लगता है, तो अपन समझ जाते हैं कि इसने कार्रवाई जो वो कर दी है, तो वो आनंद लेता है इस चीज़ का। तो यही पूछा गया कि किस अवस्था में ऐसा होता है, तो यहाँ पे गुदा अवस्था जो है वो बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हालांकि जो 1 वर्ष का बच्चा वो भी ऐसा ही कर, 0 से लेके 1 वर्ष का जो बच्चा है वो भी हंसता है, मज़ा, जैसे ही इसने टॉयलेट वगैरह कर दिया या पोटी कर दी तो वो भी हंसने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो अपने को सिगमंड फ्राइड ने बोला है वही अपने को ध्यान में होना चाहिए। सिगमंड फ्राइड ने ऐसा कब होगा, कब के लिए बोला है? सिगमंड फ्राइड ने बोला है 2 से 3 वर्ष के लिए, तो वही अपने को करेक्ट आंसर जो वो मानना है। ठीक है, तो गुदावस्था यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न साथियों, व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार शेल्डन के द्वारा नहीं दिया गया है? ठीक है, एक्टोमॉर्फी, बिस्रोटेनिया, सिजोआर्ड या सोमेनोटोनिया? साथियों इसमें एक्टोमॉर्फी,
बिस्रोटोनिया और सोमेटोनिया जो है ये तीनों के तीनों ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा सोमेटोनिया, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं आपके शेल्डन के द्वारा। लेकिन ये आपका सीजोआइड जो है ये प्रकार शेल्डन के द्वारा नहीं दिया गया है। और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं? मॉर्गन व मुर्रे, लियोपोल्ड बेलक, फ्रांसीसी गाल्टन, पाइने व टेंडलर। तो साथियों अपन जानते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण जो है उसके प्रतिपादक कौन है? ये हैं पाइने व टेंडलर। ठीक है, पाइने व टेंडलर, ये व्यक्तित्व का एक परीक्षण का प्रकार है। नेक्स्ट आपका व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह परिभाषा किसकी है? ठीक है, तो ये परिभाषा शायद पहले भी आई हुई है, पहले भी करवाई हुई है आपको कि व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये डेफिनेशन किसने दी है? वैलेंटाइन ने, वुडवर्थ ने, बोरिंग ने या डेसिल ने। तो साथियों योग शब्द से एक डेफिनेशन इसी वीडियो में पहले भी करवाई है, वो भी वैलेंटाइन की थी, और ये डेफिनेशन भी किसकी है? वैलेंटाइन की ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ 24 में से आपके 24 प्रश्न सही हुए होंगे। ठीक है, और 24 में से कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो वो भी बताइएगा। अपन कल से जो है वो यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, तो यूनिट नंबर 4 को भी ज़रूर देखें। और मैथमेटिक्स जो वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, तो आज 9 बजे उसका वीडियो आ जाएगा, तो वो भी आपको ज़रूर देखना है। बहुत ही शानदार तरीके से पूरा डिटेल से जो भी टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। एक ही टॉपिक के ऊपर 70 80 प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। जैसे परसेंटेज वाला टॉपिक है तो 70 से 80 प्रश्न उसके मैं आपको करवाऊंगा। कोई टाइप नहीं छोड़ूंगा, ट्रिक्स वहाँ पे नहीं होंगी, वहाँ कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन वो कॉन्सेप्ट भी इस प्रकार से पढ़ेंगे कि अपन ट्रिक्स से भी जल्दी जो है बिना ट्रिक्स के अपन शानदार तरीके से टॉपिक को क्लियर कर जाएंगे। ठीक है साथियों, और जल्दी से भी क्वेश्चन को अपन लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो किस तरीके से प्रश्न को, कोई ट्रिक नहीं होती है, ट्रिक भी याद रखनी पड़ती है, तो ट्रिक कभी नहीं करनी चाहिए गणित में। गणित में कॉन्सेप्ट अपने को समझना पड़ता है। हाँ, कुछ प्रश्नों के लिए हो सकती है ट्रिक, निश्चित टाइप के प्रश्नों के लिए, लेकिन सारी की सारी ट्रिक्स याद नहीं हो सकती। इसलिए कॉन्सेप्ट बेस जो, यानी कि कॉन्सेप्ट या बेस जो अपने को पता होना चाहिए प्रश्न का, और फिर अपन उसको आसानी से हल कैसे कर सकते हैं ये अपने को बस देखना है। ठीक है, तो इसी टाइप के प्रश्न हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न हैं, और ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।